जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज के तारीख में नीतीश बाबू को एक ऐसा अवसर मिला है जिस अवसर का वो उपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं, उसका फायदा भी उठा सकते हैं, नुकसान भी करा सकते हैं और देश का फायदा नुकसान भी करा सकते हैं। इसी प्रकार का एक अवसर ज्योति बसु को मिला था। ज्योति बसु जो कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता थे और बंगाल में लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहे और बेदाग चीफ मिनिस्टर रहे, उन्हें एक बार ऑफर मिला था कि वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। लेकिन उनका जो पॉलिट ब्यूरो था कम्युनिस्ट पार्टी का, उन्होंने इनकार कर दिया था। ज्योति बसु प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए थे, वरना उनके जैसे एक उज्जवल छवि के आदमी को देश का प्रधानमंत्री देखना शायद देश के लिए सौभाग्यशाली होता। जो दक्षिणपंथी लोग हैं वो मेरी इस बात को क्रिटिसाइज करेंगे, मैं कोई वामपंथी नहीं हूं, लेकिन ज्योति बाबू का एक अपना उनकी पर्सनालिटी थी, उनका एक उच्च स्तर था। उसी प्रकार का अवसर आज के तारीख में नीतीश कुमार को मिला है। देखिए, नीतीश कुमार ने एक तो बहुत अच्छा खेल खेला और जिसका फायदा उनको मिला, और भारतीय जनता पार्टी ने तो जो सीटें हासिल की हैं सबको पता है। आज के तारीख में तो एवरीबडी नोज, प्रशांत किशोर भी खुल के कह रहे हैं, पप्पू यादव खुल के कह रहे हैं कि वो तो वोट चोरी का उनका इतिहास है और वोट चोरी से चुनाव आयोग के माध्यम से वो चुनाव में उन्हें इतनी सीटें मिली और 90% का स्ट्राइक रेट मिला है। और 90% का स्ट्राइक रेट जेडीयू को भी मिला है, 80% का स्ट्राइक रेट चिराग पासवान को भी मिला है। करीब करीब सब जो एनडीए के लोग हैं उनको 80-90% का मिल गया। लेकिन नीतीश कुमार एक खेल कर गए। एक खेल तो उन्होंने किया, जैसे उन्होंने दिखाया 1-2 साल से कि उनका स्वास्थ्य खराब है और मानसिक रूप से वो अस्वस्थ हैं। कई जगह उन्होंने ऐसी घटनाएं घटी, कई जगह उनके साथ ऐसा वाकया हुआ कि लोगों ने विश्वास कर लिया कि नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। आपने देखा, जब राष्ट्रगान चल रहा था वो चलने लगे, कहीं महिलाओं के ऊपर उन्होंने गुलदस्ता रख दिया, कहीं उन्होंने माला डाल दी, तो उससे एक मैसेज चला गया सोसाइटी के अंदर कि उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अच्छा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल के अंदर बिहार के अति पिछड़े, अति दलित और अकलियत के दिमाग में एक मैसेज तो दिया है, एक देने में सफल हुए हैं कि वो निष्पक्ष रूप से काम करते हैं। वो हिंदू मुसलमान नहीं करते, वो अगड़ा पिछड़ा नहीं करते, वो निर्बाध रूप से सबके लिए काम करते हैं। तो एक वोट बैंक तो उनका है और जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, बाकी तो चुनाव आयोग था ही। अच्छा, विपक्ष उस जाल में फंस गया। विपक्ष ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर अटैक करना शुरू कर दिया, और जब अटैक करना शुरू कर दिया तो जो उनका एक 35% का स्ट्रॉन्ग वोट बैंक था अति पिछड़े, अति दलितों का, उनके दिमाग में नीतीश कुमार के लिए एक सहानुभूति पैदा हो गई। तो नीतीश कुमार सहानुभूति के पात्र बन गए और नीतीश कुमार की वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल गया। आपने देखा पूरे बिहार के चुनाव में जितना भी विरोध था वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और उनके नेताओं का था। अनंत सिंह का विरोध हुआ, विजय सिन्हा का विरोध हुआ, सम्राट चौधरी का विरोध हुआ, लेकिन कहीं जेडीयू के नेताओं का विरोध नहीं हुआ। लेकिन सीटें ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिली, 89 सीट्स मिली और जेडीयू को 85 सीट्स मिली। तो 4 सीटें ज्यादा, तो स्ट्राइक रेट तो भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया। वो खैर चलिए, वो तो चुनाव आयोग का खेल था। लेकिन नीतीश कुमार को जो ये मैसेज तो मिल ही चुका था, बुद्धिमान आदमी थे, अच्छा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके बाद प्रशासनिक तबकों से इंफॉर्मेशन आती रहती थी। और जब उन्हें बिहार का चुनाव संपन्न होने लगा और काउंटिंग जिस दिन होने लगी, वहां पे उन्होंने ये पाया कि जानबूझकर जहां आरजेडी के कैंडिडेट्स बीजेपी के खिलाफ हैं, जहां आरजेडी या कांग्रेस के कैंडिडेट एलजेपी के खिलाफ हैं, वहां पे लास्ट मोमेंट पे हेरा फेरी करा के, लाइट बंद करके, प्रक्रिया को कम करके बीजेपी और एलजेपी को जिताने का प्रयास हो रहा है, जिससे कि बीजेपी को 95 सीट्स मिल जाएं, एलजेपी को ज्यादा सीटें मिल जाएं और बिना जेडीयू के भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा सरकार बना लें और उपेंद्र कुशवाहा इन्हें नीतीश कुमार को
निकाल के दूसरे बात फेंक दें। लेकिन ये जब पता चला नीतीश कुमार को और भाप तो गए, कहीं आदमी है, तो उन्होंने क्या किया कि 5-6 जहां पे ये काउंटिंग चल रही थी वहां के अधिकारियों को अपने सीएम ऑफिस से फोन कराया और ये कहा किसी भी स्थिति में कांग्रेस और आरजेडी के कैंडिडेट्स को हारने मत देना। तो ये 6 कैंडिडेट जो कि भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के पक्ष में जा सकते थे, इनको जाने में नीतीश कुमार ने रोका और उसकी वजह से आज ये परिस्थिति बन गई कि 3-4 सीटों से केवल अंतर है। अगर नीतीश कुमार को धोखा दिया भारतीय जनता पार्टी ने और उनको रिप्लेस करने का प्रयास किया और उन्हें किनारे लगाने का प्रयास किया, तो नीतीश कुमार के पास ये ऑफर है कि वो महागठबंधन के साथ मिल जाए, महागठबंधन का सपोर्ट कर दें और चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ ले लें, देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, जो पहले भी उनकी इच्छा थी एक बार कन्वीनर बनने की, इंडिया गठबंधन की और महागठबंधन की, और उसके बाद बिहार की गद्दी किसी और को सौंप दे और प्रधानमंत्री बन के देश को आगे बढ़ाएं और एक सेकुलरिज्म का जो उनका सिद्धांत है, समाजवाद का सिद्धांत है, उसको आगे बढ़ाएं। अब ये मौका उनके पास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी ये अवसर मिल गया क्योंकि नीतीश कुमार जब गवर्नर साहब के यहाँ गए तो उन्होंने अपना रिजिग्नेशन नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर रिजिग्नेशन दे देंगे और जब विधायक मंडल की बैठक होगी और नीतीश कुमार को नेता नहीं चुना जाएगा और वहां पे जाके अगर किसी नए नेता को चुन लिया, चिराग पासवान को चुन लिया या किसी को चुन लिया या पर्ची से निकाल के किसी को मैथिली ठाकुर को चीफ मिनिस्टर बनाने का निर्णय ले लिया, तो नीतीश कुमार का तो जीवन खत्म हो जाएगा राजनीतिक और उनकी पार्टी भी बिखर जाएगी। तो उन्होंने रिजिग्नेशन देने से इनकार किया। पहले उन्होंने कहा मुझे ये एश्योरेंस चाहिए कि मैं ही चीफ मिनिस्टर बनूंगा और 5 साल तक। अच्छा, इधर पप्पू यादव ने और बाकी लोगों ने भी ऑफर कर दिया कि अब आप जो है हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। और आज के तारीख में ये परिस्थिति है कि अगर नीतीश कुमार की जेडीयू महागठबंधन के साथ मिल जाती है और एमआईएम ने भी उन्हें ऑफर दे दिया है, तो वहां पे महागठबंधन की सरकार भी बन सकती है और देश के प्रधानमंत्री भी नीतीश, तो देश के लोगों की समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। एक ऐसा व्यक्ति जो कि सेकुलर है, जो लोहियावादी विचारधारा का है, जो समाजवादी विचारधारा का है, वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और जैसे देश के अंदर वोट चोरी का एक पूरा प्रयास चल रहा है, जैसे बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना ने किया और जिस प्रकार से पूंजीपतियों को शेख हसीना ने आगे बढ़ाया और जैसे शेख हसीना ने अपने बड़े बड़े उच्च सरकारी पदों पे अपने लोगों को नियोजित किया, उसके कारण जो देश में विद्रोह पनपा, आज के तारीख में वहां का ट्राइब्यूनल उन्हें फांसी की सजा सुना रहा है। तो ये नीतीश कुमार को पता है कि वोट चोरी कभी ना कभी तो खुलेगी और पप्पू यादव ने चैलेंज भी कर दिया है, प्रशांत किशोर ने चैलेंज भी कर दिया है कि अब इस लड़ाई को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और क्योंकि आप जानते हैं प्रशांत किशोर स्टैटिस्टिक्स के माहिर आदमी हैं, स्ट्रेटेजी के माहिर आदमी हैं, उन्हें पता है कि इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति में, जबकि उन्होंने पहले कहा था कि वो राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन उन्हें राजनीति, अब उन्होंने ऐसी बात नहीं की और एक मेरे ख्याल से अब एक संघर्ष शुरू होगा जिसमें लोकतंत्र को बचाने वाले, संविधान को बचाने वाले एक तरफ होंगे और वोट चोरी वाले दूसरी तरफ होंगे। और अब इसमें पप्पू यादव, प्रशांत किशोर जैसे लोगों का भी साथ मिलेगा। राहुल गांधी ने अपने 12 स्टेट के कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को दिल्ली बुला लिया है और वहां उनकी बैठक भी चल रही है, जिसमें उन्होंने ये निर्णय लिया है कि किस प्रकार से जो एसआईआर में धांधली हो रही है। और ये भी आपको खबर मिली होगी कि केरला के अंदर एक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, राजस्थान के अंदर एक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। बीएलओ खुलेआम कह रहे हैं कि उनको कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है, मानसिक दबाव डाला जा रहा है, कोई कागज नहीं दिए जा रहे हैं, कोई सूचना नहीं दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि 2 महीने के अंदर ये सारा कार्यक्रम निपटा दो। तो बलि का बकरा तो बीएलओज बन रहे हैं और काम जो है भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। और इसमें कई स्टेट ऐसी हैं, जैसे केरला है, जैसे तमिलनाडु है, जहां पे अपोजिशन की सरकार है और कई जगह तो जो बीएलओज हैं उन्होंने यात्रा निकालनी शुरू कर दी है, प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए हैं कि इस प्रकार से मानसिक तनाव, क्योंकि जो भी आदमी सरकारी अध्यापक के पद पे नियुक्त हुआ है उसका काम बच्चों को पढ़ाना है, उसका काम ये नहीं है कि बिना कागज के, बिना सहयोग के, बिना किसी। अच्छा, वो बता रहे हैं हम नगर निगम में जाते हैं, हमसे कहा गया वहां से सूचना मिलेगी, नगर निगम वाले हमको कोई सूचना ही नहीं देते, क्योंकि नगर निगम वाले तो बाध्य है नहीं सूचना देने के लिए, क्योंकि उनका तो नौकरी का खतरा नहीं है। नौकरी का खतरा किसका है? बीएलओज का है। अच्छा, गर्दन किसकी फंसी हुई है? बीएलओज की फंसी हुई है। अब जैसे वो हरियाणा का कांड राहुल गांधी ने बताया
ये वहां पे एक ब्राजीलियन मॉडल के 22 वोट बन गए, तुम्हारी बात है, गर्दन तो नपेगी बीएलओ की, जबकि बीएलओज ने तो ऐसी बड़ी गलती की नहीं होगी, वो सेंट्रल ऑफिस से हुआ है। लेकिन बीएलओज को भी ये बात समझ में आ रही है कि उनको तनाव में लेकर, क्योंकि केरला के अंदर लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने वाले हैं, तो केरला गवर्नमेंट ने और कांग्रेस दोनों ने कहा था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि आप एसआईआर अभी मत कराइए, इसके बाद आप एसआईआर कराइएगा, 6 महीने का टाइम दीजिएगा, धीरे धीरे एसआईआर हो जाएगी। लेकिन अज्ञात कारणों से एसआईआर को 2 महीने के अंदर करा के, और जो बीएलओज पे दबाव डाल रहा है, तो आज के तारीख में जो रेजिस्टेंस ग्रुप बन गया है वो बीएलओज बन गए हैं, उनकी आत्महत्याएं हो रही हैं, उनका विद्रोह हो रहा है, उनका वो हो रहा है, और ये लोग सोचने में असमर्थ हैं। ये ऐसा कौन सा बाध्यता है कि 2 महीने के अंदर एसआईआर को खत्म कराने का प्रयास हो रहा है, जिससे लोग दबाव में आए, तनाव में आए, और भारतीय जनता पार्टी को वोट चोरी के माध्यम से जिताने का प्रयास हो। लेकिन जो बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के साथ हो रहा है, मेरे ख्याल से उससे लोगों को सबक लेना चाहिए, और नीतीश कुमार को एक अच्छा निर्णय ऐसा लेना चाहिए जिससे कम से कम देश का लोकतंत्र संविधान बचे। अगर वो देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, देश के अंदर शांति आ जाएगी, ट्रैंक्विलिटी आ जाएगी, और बिहार के अंदर भी कम से कम एक ऐसी सरकार नहीं होगी जो केवल पैसे के तंत्र पे और तानाशाही के तंत्र पे, देश पे सत्ता पे काबिज होना चाहती है। तो अब नीतीश बाबू को देखते हैं करते क्या है। हमें तो आशा है लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए शायद वो कुछ करेंगे। अब भविष्य डिसाइड करेगा कि उनको कैसे याद किया जाएगा, लोकतंत्र के साथ खड़े होने वाले या लोकतंत्र के विरोध में खड़े होने, ये 24 घंटे 48 घंटे में पता चल जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।